हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रफ्तार बैच के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे रॉक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। और अच्छा जहां से छोड़कर गया था वहीं पर वापस फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे भाई मेरे साथ। और आज के लेक्चर में हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को पता हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लेकिन कुछ गधे, कुछ नालायक ऐसे भी होंगे जिनको कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात समझनी है, जिनको नहीं पता उनकी भी टेंशन आज दूर हो जाएगी, क्योंकि आज वो सीख जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किस बवाल का नाम है। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये सब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बेटा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर की। क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर, किस बला का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा देखिए, मैं आपको फील देने की कोशिश करूंगा। आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उस कंपाउंड में तो अलग अलग प्रकार के एटम होते हैं ना। जैसे मान लीजिए NaCl, देश का शुद्ध नमक, और उसको जब आप पानी में तोड़ देते हो या अलग अलग कर देते हो तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि सर NaCl ऐसा मॉलिक्यूल है कि वो Na पॉजिटिव और Cl माइनस के मिलकर बनता है। तो आपको यही बात ध्यान रखना है, किसी इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो भी टोटल चार्ज होता है, समझ जाना उसी को उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे समझिएगा क्या है। सबसे पहले बात होगी डेफिनेशन की, कि अगर डेफिनेशन ही नहीं आई समझ में कैसे आएगा, फिर क्लियर कैसे होगा सर। तो जरा देखिए क्या बोला मैंने, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, किसी एटम के ऊपर या फिर और आयन के ऊपर, is known as its oxidation state, its oxidation state। अब जरा समझिएगा बेटा जी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितने प्रकार की होती है, सब डिटेल में करवाऊंगा मैं। लेकिन जस्ट फील लेते जाइएगा, जबरदस्ती मत करना अपने साथ। जितना समझ में आए मुझे बताते चलना। जरा देखिए क्या है ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने दे दी। एग्जांपल बताता हूं आपको कैसे निकालना है। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, देश का शुद्ध नमक, और जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो आप लोग ये बात जान जाएंगे कि ये टूट जाएगा बेटा जी Na पॉजिटिव में और Cl माइनस में। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा सुन, अगर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो समझ जाना ये सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, ये सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर ही है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि Cl का कितना होगा, तो आप कहेंगे सर Cl के ऊपर -1, इसका मतलब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अरे सर मजा आ गया, हमें समझ में आ गया। देखो अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। मान लो अगर मेरे पास HCl एक एसिड हो और मैं इसको डिसोसिएट कर रहा हूं, तो H+ बनेगा, Cl- बनेगा, और हमको ऐसा लगेगा सर ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, और क्लोरीन के ऊपर -1 है, इसका मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। गजब मजा आ गया सर, हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया। लेकिन सुन तो लो, एक और करके देखो। मान लीजिएगा अगर आपके पास CaCl2 हुआ, ये अगर डिसोसिएट हुआ, जो कैल्शियम है उस पर +2 चार्ज आ जाएगा भाई, +2 और 2 क्लोरीन। अब आप समझिएगा, बताओ कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। आप कहोगे सर समझ में आ गया, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +2 है, पर क्लोरीन के ऊपर तो -1 है, इसका मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। मजा आ रहा है सर, बड़ा आसान है तो। अरे मेरे कल्लू बल्लू नल्लू सुन लो इधर बात।
अगर मैं आपको यह कहूं कि यह तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के तुम निकाल रहे हो, चलो जरा एक बताओ, यह कार्बन डाइऑक्साइड है, कोवलेंट कंपाउंड। अब बताओ कार्बन की कितनी और ऑक्सीजन की कितनी? आप कहोगे सर ये तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है ना CO2 कौन कौन से आयनों में टूटेगी। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयनों में टूटते ही नहीं है। तो भाई साहब एकदम प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। ओ भाई साहब, मान लीजिएगा मैंने लिखा मीथेन CH4 और मैंने कहा कि चल टूट जल्दी से, आयनों में टूटेगी थोड़ा ही, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो भाई यहां पर एक कोवलेंट कंपाउंड है, टूटेगा नहीं आयनों में। तो आपके पास में एक माइंड में डिस्टरबेंस आ चुकी है कि सर हम आयनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लेते हैं आसानी से, अगर कोवलेंट हुए या कोऑर्डिनेट हुए तो उन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन निकालना हमारे बस की बात नहीं है। ये तुम्हें लगता है, पर मुझे भरोसा है तुम्हारे बस की सब कुछ है। जरा देखिए क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहले बात करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, इसको कैसे निकालते हैं। इसके निकालने के लिए कुछ रूल फॉलो करने आप पड़ेंगे आपको, बस समझ जाना कैसे निकालने हैं। और रूल क्या है भाई, वो रूल क्या है जरा समझिएगा। अगर मान लो कभी भी ऐसा होता है कि कोई एटम किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म का मतलब समझते हो, मतलब वो मॉलिक्यूल बना रहा हो, अगर उनके अंदर कभी भी एल्कली मेटल हुए, एल्कली मेटल का मतलब समझते हो कौन से? लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ। अगर ये एलिमेंट कभी भी आपको किसी भी कंबाइंड फॉर्म में मिले तो आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये बात जानते हो कि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये उस इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से दे देते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दूसरी कंडीशन सुनिएगा भाई, ऐसे थोड़ा ही ना हम तुम्हें एकदम भुला देंगे, ठीक है भाई। चलो जरा देखो आगे, जरा देखो, अगर मेरे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाए, एल्कलाइन ऊपर लिखते थोड़ा बढ़िया सा लिखेगा भाई, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाए। अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होंगी बेटा बताइए? आप कहोगे सर ये होंगी हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यदि ये कोई भी मेटल आपको किसी भी फॉर्मूले में मिल जाए तो आप समझ जाना कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। कितना होगा जी? +2 होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद आप लोगों को एक और बात याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है जरा देखिए भाई। अगर आप लोगों को ये H4 हाइड्रोजन मतलब हर्ष त्यागी समझ लेना, अगर कभी भी आपको बोरोन मिल जाए, यानी ग्रुप 13 में बोरोन और एल्यूमिनियम मिले, बाकी तो गैलियम, इंडियम, थैलियम सारे होते हैं, लेकिन इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की बात, ये हमेशा +3 शो करते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे मेरे बच्चों कि ये बात भी आप जानते होंगे कि एक होते हमारे पास हेलोजन। हेलोजन समझते हो ना आप लोग? नहीं समझते होंगे तो मैं समझाऊंगा ही। हेलोजन्स, और कब? when they are साइड एटम। इसका मतलब समझिएगा भाई क्या है, अगर किसी फॉर्मूले में ये साइड एटम की तरह ट्रीट करते हैं तो जनरली इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का एटसेट्रा है ना भाई, इनका होगा -1। कैसे रखोगे आप? -1। और आप लोग जानते होंगे किसके बारे में भाई? ऑक्सीजन के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बारे में जब आप जानोगे तो जनरली क्या होगा? जनरली ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप जानते ही हैं, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है।
ये बात भी आप जानते होंगे। तो जब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 करना चाहता है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? आप कहोगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप बताइए कि इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज आना चाहिए? ये बात तो आप कहेंगे सर इस पर आना चाहिए -2। तो मैंने क्या कर दिया, जनरली जो ऑक्सीजन का आप लोगे वो -2 लेंगे अगर ये कभी किसी फॉर्मूले में पाया गया तो। अब जरा समझिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को अलग से समझाना चाहता हूं। क्या? हाइड्रोजन जब कभी भी किसी मेटल के साथ पाया गया, अगर वो किसी के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो आप हाइड्रोजन का लेंगे -1, और हाइड्रोजन जब कभी भी आपके पास नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता हुआ पाया गया तो तब आप इसका लेंगे +1। ठीक है। और फ्री स्टेट में एक और बात बताना चाहूंगा आप लोगों को। फ्री स्टेट में अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट बिल्कुल फ्री स्टेट में है, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, O2, N2, Zn, सोडियम, अगर कोई भी स्पीशीज फ्री स्टेट में है, वो दूसरे के साथ कोई कंपाउंड नहीं बना रही है, तो फ्री स्टेट में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप 0 मानोगे, क्योंकि ना तो वो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और ना ही दूसरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो यहां पर हम कहेंगे बेटा जी इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, 0 होंगे। बस ये कुछ रूल है जो आपको याद रखने हैं भाई। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको एल्कली मेटल पाया गया तो आप मान लेंगे +1। अगर आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल पाया गया तो आप मान लेंगे बेटा जी क्या? बोलो। आप मानोगे सर उसका +2। बोरोन और एल्यूमिनियम हुए तो +3, और हाइड्रोजन मेटल के साथ हुआ तो भाई -1, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हुआ -1, ऑक्सीजन का जनरली -2, और कोई फ्री स्टेट में रहा तो 0। यह बात समझने के बाद, यह रूल समझने के बाद अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा भाई कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती है। ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है कि भाई एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से समझाऊंगा H2SO4। आप लोग ये बात तो जानते ही हैं, H2SO4 के अंदर मुझे हाइड्रोजन के बारे में तो पता ही है कि हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है, और सल्फर क्या होगा? नॉन मेटल, यानी हाइड्रोजन की तो +1 ही होगी भाई, पक्का ही है, तो हमें रूल से ही पता लग जाएगा। ऑक्सीजन की जनरली -2 होगी, यह बात भी हमें रूल से ही पता लग जाएगी। लेकिन किसी कंपाउंड के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो उस रूल से अननोन होगा। मतलब अननोन का मतलब क्या है कि यहां पर मैंने कहीं सल्फर की तो बात करी ही नहीं, यानी जो हमें आता नहीं होगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके लिए आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिएगा अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी तरफ से X मान लूं, या इसके ऊपर मान लें कि X चार्ज है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल पर ना तो कोई प्लस चार्ज है ना ही कोई माइनस चार्ज है। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे कि भाई मान लो कि 2 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे 2 में हाइड्रोजन का चार्ज प्लस सल्फर का चार्ज, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 4 में ऑक्सीजन का चार्ज, और इन सारे चार्ज को जोड़ने के बराबर आप रखोगे =0। क्यों? क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज दिखाया ही नहीं गया। अब जरा देखो भाई, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो सल्फर की वैल्यू, तो जरा देखो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो 2 में +1 लेंगे, तो +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर की मुझे पता नहीं है तो मैंने X मानी हुई थी, और ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा जी? -2, तो यहां पर मैं -2 रखूंगा तो सॉल्व कर लूंगा 0। अब हमारे पास आएगा 2 + X -8 = 0, और X की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो आएगी +6। ओ भाई साहब, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है सल्फर की। चलो ये तो एक एग्जांपल दिया। अब मैं आप लोगों को कहता हूं कि दूसरा एग्जांपल देखो, और दूसरे एग्जांपल में किसी दूसरे की निकाल के देखो भाई। तो मैंने एक और एग्जांपल दिया, उसका नाम था H3PO4।
आप मुझे एक बात बताइए बेटा जी, H3PO4 में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, यानी रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे, या जो मैंने रूल करवाए थे आप लोगों को, कि हाइड्रोजन जब कभी भी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है तो +1 लेकर चलते हैं। तो यहां पर आप क्या करोगे, जरा देखिए कि सर हाइड्रोजन का तो हमें पता है, ऑक्सीजन का भी हमें पता है कि जनरली -2 होता है, पर फास्फोरस का नहीं पता। अगर फास्फोरस का नहीं पता होगा तो तभी तो गधो तुम्हें फास्फोरस की निकालनी पड़ेगी, और यदि तुम फास्फोरस की निकालोगे तो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर यहां पर हम ऐसा ना कर लें, 3 इंटू में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 1 इंटू में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस 4 इंटू में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, और सबको जोड़ने के बाद जो नेट चार्ज है इसके ऊपर वो हम 0 के बराबर रख देंगे। भाई कोई दिक्कत थोड़ा ही है। और यदि मैं यहां पर लिखता हूं 3 इंटू में +1 1, और x की मैं जानता नहीं तो मैंने x मान लो, तो यह हो जाएगी x प्लस 4 इंटू में -2 = 0। जब आप सोल्व करेंगे ना तो 3 + x -8 = 0, x की वैल्यू आएगी +5। कमाल हो गए बेटा जी, कमाल हो गए, तुम्हें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना आ गया। यहां पर तो गजब हो गया सर, मजे आ गए। अब जरा देखो, जब तुम ये 2 निकाल लोगे और भी तो एग्जांपल होंगे। कैसे, मान लीजिएगा मैंने लिया है HNO3 और मुझे पता है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का तो +1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का जनरली -2 होगा। मुझे नाइट्रोजन का नहीं पता है तो नाइट्रोजन का ही मुझे निकालना है। सर इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, क्या निकलेगी बताइए। आप कहोगे सर हाइड्रोजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज प्लस के नाइट्रोजन का चार्ज प्लस के 3 इंटू में माइनस, यानी 3 इंटू में ऑक्सीजन के चार्ज, नेट चार्ज हमारे पास 0 है तो आप 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है जी। और आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के लिए रखोगे 1 प्लस नाइट्रोजन का आप जानते नहीं तो आप क्या रखोगे भाई x, और प्लस के 3 इंटू में -2 रखोगे बेटा जी, सॉल्व करोगे 0 तो आएगा 1 + x - 6 = 0, और x की वैल्यू आएगी +5। आप कहोगे सर अब हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हमें गजब समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे सुनो फिर मेरी बात। अब जरा देखिए, मान लो आप लोगों को एक मॉलिक्यूल दिया गया है K2, अरे क्या हो गया ये, ओहो ये क्या हो गया, ओ आपको दिया गया है K2 Cr2O7, ये आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है। इसमें आप क्रोमियम की निकालोगे, एक क्रोमियम की x मान लोगे, 2 क्रोमियम की क्या हो जाएगी 2x, सॉल्व कर बताओगे। और इस क्वेश्चन का जो नाम होगा ना बेटा, जिस क्वेश्चन का नाम बता रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन का नाम है पप्पू। क्या नाम है इसका, पप्पू इसका नाम हो गया बेटा जी। और इस पप्पू वाले जो भी मॉलिक्यूल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें याद होगा मैं ऐसे घूमूंगा, एकदम ऐसे करूंगा और श्राप दे दूंगा तुम्हें, ताकि तुम्हारी सारी केमिस्ट्री बर्बाद हो जाए। ठीक है, एक को बेटा जी शपथ दे रहा हूं, यहां पर वही फॉर्मूला लगाएं जो मैंने आपको सिखाया है, और आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। कैसे निकालोगे जब सुन लो मेरी बात। ये एल्कली मेटल है नालायको, और जब ये एल्कली मेटल होगा इसका मतलब क्या है, इसकी तो +1 मानी जाएगी। सर रूल में लिखा है ऑक्सीजन की -2 होती है, वो भी पता है, आपको क्रोमियम की निकालनी पड़ेगी, क्रोमियम। समझ में आई बात, कर लेना चुपचाप, जो रूल सिखाया है उस रूल के हिसाब से। आगे जरा देखो, आगे आपके पास एक और स्ट्रक्चर आएगा जिसका नाम है KMNO4। KMNO4, इसमें आप किसकी निकालोगे भाई, इसमें निकालोगे आप, बताओ किसकी निकालोगे, ओहो इसमें आप निकालोगे किसकी बताओ, के की आपको पता होगी, ओ की आपको पता, आपको मैग्नीज की निकालनी है। फिर आप निकालेंगे किसकी भाई, K2MnO4, इसमें भी आप मैग्नीज की निकालोगे। ठीक है जी। आगे देखिए, फिर आप निकालोगे बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता ही है, कार्बन की पूछूंगा मैं क्योंकि ऑक्सीजन की तो तुम्हें पता ही होती है, तो चुपचाप आप इसकी भी निकाल लोगे।
फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा भाई कि CH4 में कार्बन की आपको निकालनी है। CH4 में जानते हैं ना CH4 मीथेन होती है, इसकी निकालोगे बेटा जी आप। तो ओवरऑल ये कुछ क्वेश्चन है जिसका नाम पप्पू, ठीक है, और इसका नाम टप्पू, इसका नाम राजवंती, ठीक है, और इसका नाम मान लो अपन के नाम पे डाल लेते हैं हर्षा मैडम, ठीक है भाई। और इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम रखें इसका, चलो बताओ, तुम ही बताओ अपने अपने नाम के हिसाब से यहां पर अपना नाम लिख देना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो कसम दे रहा हूं तुम्हें खत्म कर दूंगा बिल्कुल। चलो भाई, ये तुम्हें मैंने समझा दिया है, मेथड आपको बता दिया है कैसे निकालना है। अब जरा देखिए, अब कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता हूं। अगर मान लो चार्ज ना, सॉरी, आपको पूरा मॉलिक्यूल ना दे रखा हो, सिर्फ क्या दे रखा हो, आयन दे रखा हो, और आयन में आपको किसी स्पीसीज की या किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे जरा देखिए। एक आयन दिया है SO4 2-, SO2 4O- में हमें ऑक्सीजन की तो पता है, सल्फर की नहीं पता। और मान लो मुझे सल्फर की निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा भाई, जिसकी निकालनी है उसकी x मान लूंगा x, और भाई हमें पता है कि 4 इंटू में ऑक्सीजन लिखेंगे इक्वल टू। अब मुझे बताइए इस आयन पर नेट चार्ज किसके बराबर है। आप कहोगे सर नेट चार्ज इस पर -2 के बराबर है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब होगा क्या कि जब आप इन सल्फर का, इन सारे एटम्स का चार्ज जोड़ोगे तो उसको बराबर रख देना -2 के, कि सबको जोड़ने के बाद जो टोटल आया वो -2 आ गया। तो जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा -2, अब मुझे पता है कि सल्फर का मुझे पता नहीं, कोई अता पता नहीं, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर -2, x की वैल्यू -8 इक्वल टू -2। बाकी आप समझदार हो, 8 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 इक्वल टू +6 हो जाएगा। ठीक है भाई, कसम पैदा करने वाले की। एक एक क्वेश्चन करेंगे अपन लोग, आगे देखो भाई। जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लोगे, मान लीजिएगा मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है PO4 3-, और इसमें मुझे फास्फोरस की निकालनी है, तो कौन निकालेगा इसको, मैं थोड़ा ही निकालूंगा, तुम निकालोगे, होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये है जी होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। टाइम के साथ, अपने नाम के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। किसकी निकालनी है ये मुझे बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की तुम जानते ही हो, फास्फोरस की तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो भाई ऐसे हम निकालते हैं आयनों की ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जिसकी नहीं जानते उसकी x मान लेते हैं, जिनकी पता है उनको गुणा या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर रखते हैं उन पर आया गया टोटल चार्ज, और जब हमें टोटल चार्ज के बराबर रख देंगे तो कोई वैल्यू आएगी तो आंसर आ जाएगा। अब जरा देखो, कहानी यहां से चेंज, कहानी यहां से चेंज, और एग्जाम्पल भी चेंज। आपका तरीकों को मैं कैसे एकदम टक्कर पकड़ करवाऊंगा, जरा देखो कैसे, जरा देखो। मान लीजिएगा आपके पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है H2SO5, इसको बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, और मुझे यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो जरा देखो, और ये सब लोगों के लिए है भाई, करके देखना। आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर यहां पर 2 इंटू में हाइड्रोजन, सल्फर की हम जानते नहीं तो x मान ली होगी, और 5 इंटू में ऑक्सीजन की रखी होगी इक्वल्स टू, या 5 इंटू की ऑक्सीजन की रखी होगी सर, और नेट चार्ज 0 है तो 0 के बराबर रख दिया होगा भाई। और आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन की 1 होती है, s की आप जानते नहीं तो आपने x मान लिया, और ऑक्सीजन की होती है -2 तो आप -2 रखोगे 0, x की वैल्यू सोल्व कर आएगी +8। मैं आप लोगों को बताऊं, जब ये क्वेश्चन आया था ना IIT के अंदर, तो वहां पर क्या था, ये मॉलिक्यूल दे रखा था H2SO5, और पूछा था कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी। सबने फॉर्मूला लगाया जय वाला, और यही फॉर्मूला लगाने के बाद उनका आंसर भी जय वाला ही आया +8। और जब ये पेपर में आया था उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहले ऑप्शन में दिया था +8, दूसरे ऑप्शन में दिया था +6, तीसरे ऑप्शन में दिया था +4, चौथे ऑप्शन में दिया था +2। और बच्चों ने तुरंत देखा, ओ भाई साहब ये मेरा आंसर है +8, यही मैच भी हो रहा है, लगाओ टिक फटाफट और 4 नंबर पाओ। लेकिन नंबर 4 नहीं मिले, -1 मिला, उल्टा एक नंबर खत्म हो गया।
मतलब भाई साहब, कुछ जगह पर आने के बाद कई बार जो आप सोच रहे होंगे, जो आपके आंसर निकलेंगे करेक्ट, वो भी गलत हो जाएंगे। अब इस सस्पेंस को बनाकर रखिए कि ये जो 8 है ये गलत क्यों है। अब फॉर्मूला मैंने लगाया और मैं खुद ही कह रहा हूं कि इसके लिए ये जो आंसर आएगा, ये आंसर क्या हो गया बेटा जी, इनकरेक्ट कह लो या रोंग कह लीजिए। इसको हमने कहा रोंग आंसर, दिस इज रोंग आंसर। आगे कहानी नंबर 2। अगर मान लीजिएगा मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, H2S2O8। H2S2O8 में मुझे सल्फर की निकालनी है, और सल्फर की जब मैं निकालूंगा तो मुझे हाइड्रोजन की तो पता है, ऑक्सीजन की भी पता है एक तरीके से। तो हम क्या कहेंगे भाई, देखो इधर हम क्या कहेंगे, 2 इंटू में हाइड्रोजन, एक सल्फर की x मानता था, 2 सल्फर है तो मैं 2x मान लूंगा, और 8 इंटू में माइनस के 2 करूंगा। नेट चार्ज हमारे पास 0 के बराबर है, तो हम 0 के बराबर रख देंगे भाई। सॉल्व करेंगे, आएगा क्या, 2 इंटू में 1 प्लस 2x माइनस के 16 बराबर 0। या मान लीजिए इसको आप 8 पहले ऑक्सीजन लिख दीजिएगा इक्वल्स टू 0, और यहां पर कितना हो जाएगा, 8 इंटू में माइनस के 2 है ना प्लस इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेना, अभी आएगा 2 प्लस 2x माइनस के 16 इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो x की वैल्यू आएगी +7। सबका आंसर यही आएगा, फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं है, सब आपने करा हुआ है। पर मैं फिर से यही बात कहूंगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोंग। ये भी क्या हो गया, रोंग। सस्पेंस में रहना भाई, ये रोंग क्यों है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे मैं बताऊंगा सब कुछ। मान लीजिएगा आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, कौन सा, एक मॉलिक्यूल दिया है CrO5। हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ऑक्सीजन की हमें पता ही है। हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि सर क्रोमियम का पता नहीं तो x मान लो, 5 इंटू में ऑक्सीजन कर दो, इंटू में 0 कर दो, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 के बराबर है ना। तो क्या हो गया अगर है तो, x वैल्यू हमें निकालनी है। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा जी, 5 इंटू में -2 इक्वल टू 0, x माइनस 10 बराबर 0, x की वैल्यू बन गई 10, और इसका मतलब ये हो गया बेंटेन। ना जी, ऐसी बात तो मानता ही नहीं मैं। ये भी आंसर क्या हो गया, रोंग। अब जरा देखो, ये जितने भी आंसर आपके आ रहे हैं, जितने भी आंसर मेरे आ रहे हैं, उसी फॉर्मूले से ये सारे के सारे रोंग आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले वही फॉर्मूले से जितने आंसर आए थे, चाहे इसके अंदर आए, ये भी क्या था बेटा जी, करेक्ट था। मैंने भी करेक्ट कहा, आप भी करेक्ट कहेंगे, IIT भी करेक्ट कहेगी। ठीक है भाई, ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क के लिए, ये भी आप उसी फॉर्मूले से निकालोगे। जो जो वैल्यू आएगी, सारे की सारी वैल्यू जो है करेक्ट मानी जाएगी। कसम है आपको, कसम तो क्या आइडिया बन गया, ये सारी करेक्ट होंगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, फॉर्मूला भी सही है। लेकिन अब माइंड में कंफ्यूजन आ गया है कि सर बात तो सही कह रहे हो, फार्मूला तो सही है, आंसर भी सेम वही निकला है जो आपने निकाला है, कहीं पर आप गलत कह देते हो और कहीं पर आप सही कह देते हो। आप पे भरोसा नहीं हो रहा मैं, सही बताओ, आप तो सर कंफ्यूज कर रहे हो। अब जरा समझिएगा कि ये आंसर गलत क्यों है, इसके पीछे कारण समझिएगा। मान लीजिएगा मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर यानी सनी देओल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, और जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि थर्ड वाली सेल इसकी वैलेंस सेल है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना, बोलो यार, ऐसे नहीं मानूंगा, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, इसके अंदर वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप मुझे बताओ, जब कोई एटम होता है दुनिया में, अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने हो, यानी पॉजिटिव चार्ज कब आएगा उस पर, जब वो इलेक्ट्रॉन देता हो। अब आप समझिएगा, अगर उसको इलेक्ट्रॉन देने हो तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन देने पर 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देने पर 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन देने पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन देने पर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, आप कहोगे सर 6। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब मैक्सिमम इसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है, बोलो यार। सर +6,
मैंने कहा हाँ, मैक्सिमम +6 आ सकता है, लेकिन जय क्वेश्चनों में +8 आया है, इसका मतलब तो यही रहा होगा ना कि सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। बताओ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं? आप कहोगे सर यस, अब समझ में आ गया सर, अब समझ में आ गया। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम चार्ज ही 6 हो सकता था, 8 तो आ ही नहीं सकता था। यस और नो? आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात। ऐसे ही इसको भी मैंने गलत बताया। क्यों बोला? क्योंकि सल्फर भैया के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और एक्स की वैल्यू आई है +7। शर्म नहीं आती इस आंसर को? बोलो, शर्म नहीं आती इस फॉर्मूले को? आप कहोगे सर बिल्कुल डूब के मर जाना चाहिए इस फॉर्मूले को, तो गलत फॉर्मूला। गलत नहीं, सबके लिए गलत नहीं, कुछ के लिए है। क्यों है मैं बताऊंगा, है ना? इधर देखो, लेकिन डूब के मर जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई, मान गए हम। आगे देखिए, जब CrO5 की बात करेंगे, यानी क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल होता, याद होगा तुम लोगों को। क्या करेंगे भाई? इधर देखो भाई, इधर देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5 होते हैं। यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाली सेल के अंदर, यानी फोर्थ वाले तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही मानकर चलते हैं। आप खुद सोचिएगा कि क्रोमियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको जोड़ा जाए तो +6 है, यानी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही दे सकती है। जब फॉर्मूला आंसर दे रहा है +10, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें अब कि सर ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फॉर्मूला बता रहा है 10 दिए हैं, इसका मतलब तो आंसर गलत ही होगा सर, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो फॉर्मूला ही थोड़ा बदतमीज सा निकला, इसको ठीक करेंगे। चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, ये तो हो गया क्लियर। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। हमें कैसे फाइंड होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि उस फॉर्मूले से कोई भी आंसर अगर निकलता है, वो आंसर हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कैसे पता लगेगा? जरा देखिए, आप लोगों को मैं कोई भी एलिमेंट की बात करूं, चाहे मैं सल्फर का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मैं सल्फर का कोई भी ले रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है ना बेटा जी, तो उसकी एक ऑक्सीडेशन नंबर होगी, और बहुत सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर तो एक से ज्यादा होती है। एलिमेंट हुआ कोई आपके पास, देखिए उसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो सकते हैं या किस किस के बराबर हो सकता है, तो वो बराबर होगा क्या? एक होता है हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से लेकर टू मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब समझना क्या है भाई, कि अगर कभी भी कोई वैल्यू इसकी रेंज में आती है, ऑक्सीडेशन और मिनिमम की रेंज में आती है, तो आप मान लेना करेक्ट आंसर है, और यदि इससे बाहर है तो आप समझ जाना इनकरेक्ट है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जरा देखिए, अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, तो आप पता है क्या करेंगे, वो बराबर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। कि कोई भी एटम मैक्सिमम उतने ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बात सही है, उस पर मैक्सिमम उतना ही चार्ज आ सकता है। एक होती है हमारे पास मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जब बराबर होगा हमारे पास क्या, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होगा हमारे पास क्या भाई, वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आपके पास होंगे और -8। ये फॉर्मूला लगा लेना, तो आपके पास मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी आ जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आगे जरा देखो भाई, मान लीजिएगा आपके पास इधर मैंने लिखा है सिलिकॉन, एग्जांपल दिया है, फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट दिए हैं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और मिनिमम क्या होगा। अगर मैं सबसे पहले कहता हूं कि मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इनके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैक्सिमम उतने ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही आ सकता है। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर इसकी +4 है क्योंकि ये कार्बन वाली फैमिली में है, इसका एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 हो सकता है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन +4 ही देगा। सेम आप जब फास्फोरस की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 हो जाएगा बेटा जी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने देगा? 5। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा मैक्सिमम वो +5 हो जाएगा, ऐसे इसका +6 हो जाएगा और ऐसे इसका क्या हो जाएगा +7। कि क्लोरीन मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन देने पर आया तो +7 दे सकता है। फिर हम बात करेंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि जो भी मैक्सिमम है उसमें से आप 8 घटा दीजिए। जब आप +4 में से -8 घटाओगे तो यहां पर आएगा -K4, यहां पर आएगा -K3, यहां पर आएगा -K2 और यहां पर आएगा कितना -K1। तब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट की एक रेंज बनेगी, और वो रेंज क्या है जरा समझिएगा। वो हर एक एलिमेंट की एक रेंज बनी। वो क्या बताई थी मैंने, जरा ध्यान से देखो। रेंज क्या बताई थी मैंने आप लोगों को कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में इसका आंसर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे जरा देखो, इसका जो आंसर होगा सिलिकॉन का कभी भी +4 से लेकर -4 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ना तो +4 से कभी ज्यादा होगा, +5, +6, +7 कभी नहीं हो सकता, और -4 से कभी कम भी नहीं हो सकता, मतलब -5, -6 ऐसा भी नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, इसकी जो रेंज बनी है वो क्या बनेगी, +5 से लेकर -3 तक। इसका मतलब है कि फास्फोरस की कभी +5 से ज्यादा नहीं होगी और -3 से कम नहीं होगी। ठीक है भाई। अगर फॉर्मूले में इसके बीच में कोई भी आंसर आता है फॉर्मूले के हिसाब से तो वो करेक्ट ही माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाहर निकल गई तो सीधी सी बात है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी +6 से लेकर -2, और इसकी जो आएगी वो आएगी +7 से लेकर -1। बोलो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे सर अब हमें समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कंटिन्यू रखिए, हमें समझ में आ रहा है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि इन वाले फॉर्मूलों में हमें यह बात तो पता लग गया था इन कंपाउंड्स के अंदर कि आंसर गलत है। सर आपने प्रूव भी कर दिया और हमने मान भी लिया क्योंकि हम सीख चुके हैं सर। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम ये तो पता कर चुके हैं किसका गलत होगा और किसका इनकरेक्ट होगा। लेकिन सर आपने ना एक बात नहीं बताई, इसका करेक्ट कैसे निकालेंगे, और ये इनकरेक्ट हुआ भी तो क्यों हुआ। देखो अगर तुम मेरे साथ पढ़ते हो तो तुम्हें 5 शब्दों के जवाब तो मैं दूंगा ही दूंगा, और तुम्हें पूछने भी चाहिए ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, वही आंसर मैं आपको दूंगा। अब माइंड में आया कि भाई ये जितने भी कंपाउंड है इनका आंसर गलत है, ये तो प्रूव हो चुका है, लेकिन क्यों गलत है एक बात तो ये समझ में नहीं आई, और एक्चुअल में सही में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो बता दीजिए। तो जरा देखिए मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूं। ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना 7, 8, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो आपने कैलकुलेट करी। वो अलग बात है, गलत हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे हम कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर। अब जरा देखिए भाई प्लीज, यहां पर कुछ नोट पॉइंट है जो मैं आपको आगे लिखवाना चाहूंगा, वो क्या है जरा देखो। ठीक है भाई, नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट क्या है जरा देखिए। इफ calculated oxidation state, if calculated oxidation number is larger than maximum oxidation number, maximum ऑक्सीडेशन नंबर कभी ज्यादा हो जाए तो, है ना भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन तब जो भी आपका आंसर है, जो भी आप आंसर निकालेंगे, आंसर विल बी रॉन्ग, ऐसा मान लेना कि वो रॉन्ग होगा। फिर आपके माइंड में आएगा रॉन्ग तो है लेकिन क्यों, तो मैं लिखूंगा ड्यू टू
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी लिंकेज। अरे सर, परऑक्सी लिंकेज ये क्या होता है, बता तो दीजिए। अरे ये तो आपने नया कोई शब्द बताया, ये तो बताओ होता क्या है। जरा देखिए, परऑक्सी लिंकेज कुछ और नहीं है, बेसिकली दो एटम के बीच में बनने वाला एक लिंक होता है जिसमें दो ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करते हैं, और वो दोनों एटम, एक इस साइड लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो बेसिकली ये परऑक्सी लिंकेज की वजह, मतलब उन कंपाउंड के अंदर कहीं ना कहीं परऑक्सी लिंकेज आ जाते हैं, जिस वजह से कैलकुलेटेड वाला आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अच्छा, जय बात तो समझ में आ गई, परऑक्सी लिंकेज होता है। पर सर किसी कंपाउंड में कितने परऑक्सी लिंकेज होते हैं, यह बात कैसे पता लगेगी? आप बस ये बता दो। अगर आपने ये बात बता दी ना तो सर बस मान जाएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, मत मानो, मेरा कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है, पर मैं बताऊंगा फिर भी। तो जब कभी भी आपको परऑक्सी लिंकेज निकालना हो तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। परऑक्सी लिंकेज निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी कंपाउंड में कितने परऑक्सी लिंकेज होंगे, हम कैसे निकालेंगे। तो जरा देखिए भाई, इधर देखो। तो यहां पर सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू ही करवाऊंगा। हेडिंग होगी हमारे पास क्या, कैलकुलेशन ऑफ परऑक्सी लिंकेज। कि सर किसी कंपाउंड में परऑक्सी लिंकेज निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। मैं आपको एक बात बता देता हूं। जैसे मान लो कि एक कंपाउंड था H2SO5, एक कंपाउंड था H3PO5, एक कंपाउंड हो सकता है CrO5, और एक कंपाउंड था आपके पास H2S2O8। मैं आप लोगों को इन चारों एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ बताऊंगा। भाई आपके लिए इसमें जो x की वैल्यू आई थी वो +8 आई थी, बोलो हाँ या ना। आपको कि सर बिल्कुल आई थी। आप इसमें कैलकुलेट करके देखोगे तो +7 आएगा, हाँ या ना। आपको सर बिल्कुल आएगा। आप x की वैल्यू यहां पर निकाल कर देखो तो +10 आएगी। गलत है वो अलग बात है, लेकिन आएगी तो इतनी ही ना। और इसकी x की वैल्यू +7 आएगी। जरा देखिए, ये बात कंफर्म है कि जो जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, इनमें जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है वो इनकी गलत है। तो मैं यहां पर एक बात तो लिखना चाहूंगा कि सर आंसर तो इसका रोंग है। आंसर इसका भी क्या होगा बेटा जी, रोंग होगा। आंसर इसका भी क्या होगा, रोंग होगा। और इसका भी क्या होगा बेटा जी, रोंग होगा। रीजन क्या होगा कि सबके अंदर सर परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे भाई, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ये वाला लिंक प्रेजेंट है, ये वाला लिंक प्रेजेंट है, ये वाला लिंक प्रेजेंट है, ये वाला लिंक प्रेजेंट है। सर पता लग गया हमें। कितने हैं ये बताओ, बस कितने हैं। तो जरा देखिए कितने हैं कि जब हम बात करेंगे ना मेरे बच्चों, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब आप नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, जो भी आपकी वैल्यू आई है उसको आप लिखोगे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि आप जानते हो कि किसी एटम के अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ये देखना है कि कोई भी कंपाउंड हो, जैसे ये दे रखा हो H2SO5, चाहे दे रखा हो H3PO5, चाहे दे रखा हो CrO5, जब कभी भी सेंट्रल एटम 1 होता है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में सर ने ये तो बताया होगा ना कि सेंट्रल एटम क्या होते हैं और साइड एटम क्या होते हैं, राइट। वही सेम सेंट्रल एटम जब कभी भी 1 होगा तो आप इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे बेटा जी 2 से। और जरा देखो कैसे निकालोगे आप। अगर इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट 8 थी, मैक्सिमम सल्फर की कितनी हो सकती है 6, तो -6/2 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO5 के अंदर एक परऑक्सी लिंकेज है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। आगे जरा देखो, जब मैं H3PO5 की बात करूंगा
और इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज निकालना चाहूं तो आप जरा क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज बराबर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और सेंट्रल एटम अगर एक है पी, फास्फोरस सिर्फ एक ही है, तो आप डिवाइड कर दोगे 2 से, बराबर कितना आएगा 7, और फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो यानी 7 में से कितने जाएंगे बेटा जी 5/2, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं, बोलो यार। आप कहोगे सर हाँ आएगा, तो समझ में तो आ रहा है। आगे देखो भाई, अगर मैं आप लोगों को कहूं, अगर मैं आपको कहूं कि CrO5 में आपको नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज बराबर हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्या, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और सेंट्रल एटम आपके पास कितने, क्रोमियम 1, तो आप डिवाइड कर दोगे कितने से बेटा जी 2 से। आप लोग जानते हैं कि क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4s1 3d5, तो बेटा जी 10 आपका आंसर आया, तो 10 में से जब 6 जाएंगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा 2, तो इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज कितने आए, आप कहोगे सर 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जरा देखिए, जब मैं बात करूंगा इसकी कि भाई लास्ट वाले में निकाल के देखो, तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सच बता रहा हूं मैं आज, जब कभी भी आप यहां पर नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालोगे तो आप लिखोगे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों कि जब कभी भी सेंट्रल एटम एक से ज्यादा होगा, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आएगी नहीं आपको, सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई, हमें डिवाइड नहीं करना है, पक्की बात। आप क्या करोगे, माइनस, यानी 7 होती है इसकी कैलकुलेटेड, सल्फर की कितनी होगी बेटा जी, आप कहोगे सर माइनस के 6, तो बराबर आंसर कितना आएगा 1। तो यहां से आपने हर कंपाउंड जिनका आंसर गलत आया था, वो गलत आंसर क्यों था, किसकी वजह से था, वो कितने थे, वो सब पता कर लिया है। कहानी अब ये आएगी कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, पर आप हमें ये भी तो बताइए कि ये कंपाउंड के अंदर बन कहां रहे हो, बनेंगे कहां पर सर, ये थोड़ा बता दीजिए, बस फिर तो हम कर लेंगे। सर आप बता दीजिए ये कहां पर बनेंगे, आप लोगों की बात समझनी है। अगर हमें देखना है कंपाउंड के अंदर, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में सर ने आपको स्ट्रक्चर बनाना तो सिखाई दिया है, और जो कोई स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर जिसको बनाना आ गया उसके हिसाब से अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे, तो मैं बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये कंफर्म बात है। एक भी क्वेश्चन जिसको स्ट्रक्चर आ गए बनाने, पर स्ट्रक्चर बनाने बहुत जरूरी है। जरा देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास कंडीशन, देखो भाई कि ये जो परऑक्सी लिंकेज है ये दिखेंगे कहां पर, है ना भाई, कहां कैसे कैसे दिखेंगे। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, मैं यहां पर बता रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ परऑक्सी लिंकेज जो आपको दिखेगी, कहां पर होगी ये फॉर्मेशन, जरा देखिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सेंट्रल एटम 2 है, सेंट्रल एटम 2 है, तो परऑक्सी लिंकेज जितने भी होंगे उनके बीच में ही जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल एटम एक ही होता है, तब क्या होगा सर, तो जरा देखिए, अगर कोई कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम एक है और वहां पर कोई हाइड्रोजन या मोनोवेलेंट समझते हो ना, जो एक बॉन्ड बनाता हो पॉजिटिवली, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एटसेट्रा, ये कोई मोनोवेलेंट हुआ तो परऑक्सी लिंकेज इन दोनों के बीच में ही बनेगा। तीसरा ऑप्शन अगर ये आता है कि सर अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसके अंदर सेंट्रल एटम बस एक ही हो, ना कोई मोनोवेलेंट ना कोई डाइवेलेंट, बस यही हो और परऑक्सी लिंकेज हो, तब क्या होगा मेरे भाई, खुद से ही बनेगा, खुद में ही लग जाएगा, ऐसा करना है। तो क्या करेंगे हम, सर ऐसा होगा कि वो एक ही एटम से निकलेगा, ऐसे बनेगा और वापस लग जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। क्या बोला मैंने आपको, पहला, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 सेंट्रल एटम है तो परऑक्सी लिंकेज उनके बीच में जाएंगे। अगर भाई बात करेंगे सेकंड की, कि अगर कोई एटम ऐसा, कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर सेंट्रल एटम तो सर 1 है
और उसके अंदर हाइड्रोजन या कोई मोनोवेलेंट है लाइक काइंड ऑफ, तो पेरोक्सिल लिंकेज हमेशा हाइड्रोजन और पेरोक्सिल लिंकेज सॉरी सेंट्रल एटम के बीच में जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम ही है, कोई हाइड्रोजन नहीं, ना कोई हाइड्रोजन का रिश्तेदार, तब वहां पर पेरोक्सिल लिंकेज उसी से बनेगा और उसी पर लग जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए कहानी अब आगे और चलती हुई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जा रहे हैं और जब एक साथ लगेंगे ना तो धड़ाधड़ करेक्ट आंसर, धड़ाधड़ करेक्ट आंसर, धड़ाधड़ करेक्ट आंसर निकलते जाएंगे, देखते रहना कैसे। ठीक है, चलिए भाई अब बात करेंगे हम लोग। आप लोग जब 12th क्लास में आओगे ना और पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पर आपको ऑक्सो एसिड के बारे में पता लगेगा। ऑक्सो एसिड होती है कैटेगरी जिसमें सेंट्रल एटम के अंदर ऑक्सीजन होता है और वो H+ भी देता है, उनको हम ऑक्सो एसिड कहती हैं। जैसे H2SO4, H2SO5, H2SO7, H3PO4, HClO4, H2SO3, ये सारे के सारे ऑक्सो एसिड की कैटेगरी में ही आते हैं। लेकिन जब इन ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम बात करते हैं ना तो ये एक तरीके की बॉन्डिंग करते हैं। सेंट्रल एटम का जो इनका एक तरीके से जनरली देखा जाता है कि इनकी क्या स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूंगा, कैसे जरा समझिएगा। ठीक है भाई, अगर मैं अलोंग द पीरियड चलता हूं, अलोंग द पीरियड का मतलब समझते हो ना कि पीरियोडिक टेबल के अलोंग द पीरियड चल रहा हूं बेटा, मैं अलोंग द पीरियड चल रहा हूं, मैं इधर समझिएगा, अलोंग द पीरियड चल रहा है। तो मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूं भाई, अगर मान लो कभी भी टेट्राहेड्रली किसी को बॉन्ड बनाने हो तो मैं सिलिकॉन से स्टार्ट करूंगा। सिलिकॉन को अगर टेट्राहेड्रल बनाना हो तो टेट्राहेड्रल के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड की जरूरत होती है कि नहीं? और हम ये भी जानते हैं कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या मैं यहां पर 1 2 3 ऐसे बना दूंगा भाई सिलिकॉन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? बोलो हाँ या ना। आपको कोई सर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। सिलिकॉन को अगर टेट्राहेड्रल बनाने होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन को 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे और चारों चारों सिग्मा होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अगर मान लो फास्फोरस हुआ तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहोगे सर 5, और 5 को भी अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हो तो हम एक काम करेंगे कि सर फास्फोरस को 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 सिग्मा और 1 पाई ऐसे बना लेंगे कि भाई 5 में से बॉन्ड तो 5 ही बने, सिग्मा 4 ही टेट्राहेड्रल ही बना। सल्फर की अगर हम बात करेंगे, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपको 4 ही सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और भाई क्लोरीन को अगर ऐसे ही 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने को मिले तो वो इस तरह की फॉर्मेशन करेगा ऑक्सो एसिड के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ऐसा सर ने भी आपको सिखाया होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, जब कभी भी हम पीरियोडिक टेबल में, बताना मेरे को खुद बताना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों को एक ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा? सर इधर पाई बॉन्ड था नहीं, फिर 1 पाई बॉन्ड, फिर 2 पाई बॉन्ड, फिर 3 पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है सर। बोलो हाँ या ना। आपको सर बिल्कुल यहां पर तो पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। ये तो गजब ट्रेंड हो गया सर, पीरियोडिक टेबल में भी नहीं दिखा था ये तो हमें। सर समझ में आ गया, ठीक है। अभी हुआ क्यों, इसके पीछे एक रीजन देखता हूं, बता देता हूं, हर रीजन बताता हूं मैं, तो ये भी रीजन सुन लो। मान लो ये हमारे पास लड़की वाली पार्टी है, इधर वाली पार्टी टिंग 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 टिंग, और ये हमारे पास लड़के वाली पार्टी है टिंग 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 टिंग। और ये दोनों की दोनों पार्टियां जो है किसी शादी में गई, और जब किसी शादी में जाएगी तो ये जो है ये लड़की वाली पार्टी इस लड़के को पसंद कर लेती है, जो मैं हिला रहा हूं इस वाले की, है ना। और ये क्या कहती है, सुनो, इनको कहती है दोनों को, ऐ सुन रही हो, तुम्हारे जीजा जी मिल गए, मुझे वो पसंद आ गए। और ये जो हो ये वाला इनका जो मतलब जो जीजा जी हैं उनके भी दोस्तों को पता लगे, भाई भाभी पसंद आ गई, चलो बात करते हैं। तो बात होगी क्या कि जब भी सामने जाएंगे एक दूसरे के पास पास जाएंगे, और दो जाएंगे कौन लेकर, इनके दोस्त। तो पास पास जाएंगे तो जरा देखिए कैसी ओवरलैपिंग हुई है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, बोलो यार, आपको तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आप इसकी ओवरलैपिंग करोगे, जब टच ही करोगे, आप लोग जानते होंगे कमीने दोस्त क्या कहेंगे, अरे भाई यार तेरी शादी तो हो गई यार, हमारी बात भी करवा यार, हम भी तो शादी करेंगे उनके साथ। तो जरा देखो अभी क्या होगा, ये कहते हैं दोनों के दोनों कि भाई थोड़ा रुक तो जा यार, थोड़ा और पास आने दे, बात करने दे, फिर तो बात तुम्हारी करेंगे। अब जरा देखिए, जितना जितना ये क्लोज जाएंगे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हुए जाएंगे, उतना ही तो इनके दोस्त भी पास आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वाले। और ये पास वाले दोस्त जो आए हैं, ये वाले जो दोस्त थे, इन्होंने ओवरलैपिंग कैसी करी बताओ? आप कहोगे सर ये ओवरलैपिंग करेंगे साइड बाय साइड,
और जब इन दोनों की शादी हो जाएगी, यानी इनकी भी हो गई, इनकी भी हो गई, ये बेचारा ऐसे ही रह रहा है इनके बिना शादी के, ये भी तो कहेगा ना भाई मेरी भी शादी कराओ, तो ये भी जो ओवरलैपिंग होगी तो कैसी होगी, हेड टू हेड होगी। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप पहली बॉन्डिंग करते हो तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी, फिर उसके बाद कैसी हो जाएगी बेटा जी, पाई बॉन्डिंग, और फिर क्या होगी, एक और पाई बॉन्डिंग। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे पाई बॉन्डिंग का जो टेंडेंसी है वो कब होती है, जब आपकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो, जब दो एटम बिल्कुल पास पास चले जाते हो, जब उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो। और बॉन्ड लेंथ छोटी कब होती है, जब हम पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो आप लोग ये बात समझते होंगे कि भाई लेफ्ट से अगर मैं राइट जाता हूं तो क्या होता है बेटा जी, कि जो साइज ऑफ एटम है वो डिक्रीज होगा। साइज अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये कारण है। और मैंने आपको बता दिया ऑक्सो एसिड के अंदर स्ट्रक्चर ये ऐसे बनाते हैं। अब जरा देखो भाई, ये जो गलत थे, ये जो गलत थे इनको करेक्ट करते हैं कि कैसे करेक्ट करना है। आप मुझे बताओ, यहां पर सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, सल्फर। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा जी, फास्फोरस। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, क्रोमियम। और यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, लेकिन दो सल्फर है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसके अंदर प्रोक्सी लिंकेज 1 है, इसके अंदर प्रोक्सी लिंकेज 1 है, और इसके अंदर प्रोक्सी लिंकेज कितने हो जाएंगे बेटा, 2 है, और इसके अंदर प्रोक्सी लिंकेज 1 है। अब जरा देखो बेटा, एक बात समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिएगा अगर मैं H2SO5 की बात करता हूं, H2SO5 स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि ऑक्सो एसिड में सल्फर बॉन्डिंग कुछ ऐसे करता है। आप मुझे बताओ इस वाले कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम कितने हैं, आप कहोगे सर एक ही है, और हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब यह है कि सर जब आपने कैलकुलेट करवाया था ना, तो नंबर ऑफ पेरोक्सिल लिंकेज इसमें एक आया था, और वो पेरोक्सिल लिंकेज हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में जाएगा। यानी क्या करेंगे, इधर एक हाइड्रोजन मान लेंगे, इधर एक O और इधर एक O मान लेंगे भाई ऐसे। अब आप मुझे बताओ डबल बॉन्ड बनाने की औकात हाइड्रोजन की तो है नहीं, ऑक्सीजन ही डबल बॉन्ड बनाएगा इधर इधर। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन आ चुके हैं, एक हाइड्रोजन, तो क्या एक OH ग्रुप को इधर जोड़ दें? आप कहोगे सर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हमें क्या काम करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कंसीडर करना पड़ेगा हाइपोथेटिकली, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो जरा आप क्या करेंगे, जरा देखो, हम लोग ये जानेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में तो होता है, बट इसको आप कंप्लीटली जब आयनिक मानोगे तो आप लोग पता है क्या करके देखोगे कि ये बॉन्ड तोड़ लेना, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको आप -1 दे देना, और जो पॉजिटिव होगा उसको आप +1। सेम यहां पर भी क्या होगा कि सर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर -1 और इधर +1, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम टू सेम यहां पर मैं बात करूंगा तो जरा देखो, ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो यहां पर -2 चार्ज यानी दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा, और इस पर +2। फिर मैंने यहां पर कहा कि भाई क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो -2 यहां पर +2। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो सल्फर है इस पर नेट चार्ज कितना आया, देखो +2 ऊपर, +2 इधर, +1 इधर, +1 इधर, कितना आया, +6 आया कि नहीं आया, देखो यार ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, +6 इसका आंसर आएगा। और आप लोग जानते होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम और आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। और उसी को डेफिनेशन को याद रखते हुए अगर मैं यहां पर जाता हूं, देखिए समझिएगा, तो मुझे पता लगता है कि ये जो सल्फर है ना, इसमें जो टोटल वैल्यू आएगी वो +6 आएगी, और जो कि मेरी रेंज में भी लाई करती है, और इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मैंने कहा ठीक है भाई, आगे जरा देखिए, आगे मैंने क्या किया था, आगे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था जिसका नाम था H3PO5। यहां पर X की वैल्यू कितनी आई थी, +7 यानी गलत थी, और नंबर ऑफ पेरोक्सिल लिंकेज कितना था बेटा, इसके अंदर 1 ही आया था, याद करो पीछे भी लिखवाया था। और हम जानते हैं कि फास्फोरस इस तरह की बॉन्डिंग करता है ऑक्सो एसिड के अंदर, और आप ये भी बात भी जानते होंगे कि सेंट्रल एटम एक है, हाइड्रोजन भी है, तो पेरोक्सिल लिंकेज उन्हीं के बीच में बना होगा, तो आप क्या करोगे, OOH ऐसे लिख दोगे, और बाकी डबल बॉन्ड बनाने की औकात तो सिर्फ ऑक्सीजन की है। अब 2 हाइड्रोजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, तो आप यहां लिखो क्या, OH,
और यहां पर क्या लिखोगे OH। आप खुद सोचकर देखिए भाई स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, आयनिक बॉन्ड बनाना है। कैसे तोड़ोगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऑक्सीजन और फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर -1 इधर +1, ये बॉन्ड टूटेगा इधर -1 इधर +1, ये बॉन्ड टूटेगा इधर +1 इधर -1, ये बॉन्ड टूटेंगे उधर -2 इधर +2। आप देखो इस फास्फोरस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? पॉजिटिव चार्ज। आप सर टोटल चार्ज आ गया +5। इसका मतलब क्या हो गया कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। आगे जरा देखिए, एक और एग्जांपल भी देख लो भाई, तुम लोग नहीं मानोगे तो देख लो यार। क्या लिखवाया था मैंने? CrO5, और इसमें जो नंबर ऑफ पेरोक्सिल लिंकेज आए थे वो कितने होंगे बेटा जी? बोलो। आप कहोगे सर वो थे 2। हम लोग ये बात जानते हैं कि क्रोमियम में सिर्फ सेंट्रल एटम एक है, कोई हाइड्रोजन बवाल नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन वगैरह ही है। तो आप क्या करोगे भाई कि क्रोमियम के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात आप जानते हैं, मैंने बताया अभी था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन करके देखोगे तो भी आएगा। इसके अंदर पेरोक्सिल लिंकेज है, सेंट्रल एटम एक है, हाइड्रोजन है नहीं, मोनोवेलेंट है नहीं, तो होगा क्या कि भाई पेरोक्सिल लिंकेज इसी से बनेंगे और उसी से लग जाएंगे। ऐसे ही सेम यहां पर इससे बनेंगे, इससे लग जाएंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे इनके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जरा देखो यार, अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो आप सोचकर देखिए क्रोमियम और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? आप कहोगे सर नॉन मेटल जो होती है वो मेटल के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। यानी अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हो, ये बॉन्ड आप तोड़ते हो, तो आप क्या करोगे? इधर -1 इधर +1 आएगा कि नहीं? आप कहोगे सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी सेम -1 +1 आएगा, इधर भी सेम। इधर कितना आएगा बोलो? आप कहोगे सर इधर आएगा +1 इधर -1, इधर कितना आएगा सर? +1 -1। सर इधर कितना आएगा? अरे सर बता तो दिया ना, +2 आएगा, इधर -2 आएगा। और फिर उसके बाद इस क्रोमियम के जितने बॉन्ड तोड़ने के बाद इसके ऊपर टोटल चार्ज आएगा, उसको आप क्या कहोगे? सर ये उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। आप उसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू +6 जो आएगी वो बिल्कुल करेक्ट आएगी। क्या आएगी जी? बिल्कुल करेक्ट आएगी। अब जरा देखो बेटा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे H2SO8 की। और आप लोगों को याद होगा यहां पर जो x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू मतलब जो आपने कैलकुलेट करी थी ऑक्सीडेशन नंबर, वो +7 थी, यानी गलत थी। फिर इसके अंदर नंबर ऑफ पेरोक्सिल लिंकेज थे, कितने थे वो भी आपने बताए थे, 1 थे। आप ये सोचकर देखिए कि यहां पर सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर बॉन्डिंग कैसे करेगा? सल्फर बॉन्डिंग करता है इस तरीके से ऑक्सो एसिड के अंदर, लेकिन हमें यह भी पता है कि इसके अंदर 2 सल्फर एटम है, एक पेरोक्सिल लिंकेज है। इसका मतलब जो पेरोक्सिल लिंकेज होगा वो सेंट्रल एटम के हमेशा बीच में ही जाएगा। बनाओ चुपचाप, ऐसे आपने बना लिया। फिर आप ये सोचोगे भाई डबल बॉन्ड तो सिर्फ ऑक्सीजन बना सकता है, तो यहां पर आपने OOH डाल दिया। अब बचा हुआ मसाला ऐसे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, कोई आप लोगों से ये बात पूछे कि सल्फर ऑक्सीजन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब तो तुम बता ही दोगे। आप कहोगे सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, दैट्स व्हाई वी आर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज गोज ऑन ऑक्सीजन and positive charge will goes on sulfur. I think I speak in English very well. And later on, the second double bond, sulfur and oxygen. Oxygen is more electronegative than sulfur. That's why oxygen hold -2 charge and sulfur hold +2 charge. Right or wrong? आप कहोगे सर बिल्कुल सही। ये तो कतई आसान हो गया सर, ये तो कतई आसान हो गया सर। आगे तो कुछ करना ही नहीं है, बस इतना करना है कि सल्फर के चारों तरफ जो भी चार्ज है उनको गिन लो। गिनने के बाद आप फाइनली जो करेक्ट आंसर है वो निकाल लो, वो आएगा +6। क्या आएगा? +6। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सिखाई, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल भी बताए, मैंने आप लोगों को उन रूल को निकालने के लिए यह भी बताया कि वो कहां पर अप्लाई होते हैं
और कहां पर गलत होंगे। मैंने आपको यह भी बताया कि आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका आंसर गलत है या सही है। किस रेंज में आंसर सही होता है, किस रेंज में नहीं होता है, वो भी आपको पता लग गया। किस वजह से गलत है ये भी पता लग गया, और कितनी वजह होंगी, वो मतलब कितने नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज होंगे वो भी आपने कैलकुलेट करने सीख लिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये भी आपको सीख लिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आशा भी करता हूं ये बात की कि कुछ स्ट्रक्चर तो मान लो मैंने बनाने सिखा दिए, और अधिकतर 90% स्ट्रक्चर आपको पुनीत राणा सर ने सिखा दिए होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि अगर आपको किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आता है और आपको यह पता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई साहब कसम पैदा करने वाले की एक भी आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, एक भी आंसर गलत नहीं हो सकता। जरा देखिए, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है भाई। वो क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई H2SO5 में, जैसे मान लीजिए मैं यही बना देता हूं, 2 प्रकार के ऑक्सीजन होंगे। अब उन ऑक्सीजन में उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा सा दिखा देता हूं बना के। H2S2O8 इसी का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा देखेंगे। अब जरा देखो बेटा जी, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर O, इधर सल्फर, इधर O, इधर OH और इधर डबल बॉन्ड O। जरा देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा। दिस सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो आप कहोगे जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो इधर -1 और इधर +1 आया होगा, और इधर जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो इधर +1 और इधर -1 आया होगा। जब ये 2 बॉन्ड टूटे होंगे तो इधर -2 और इधर +2 आया होगा। जब ये 2 बॉन्ड टूटे होंगे इधर +2 और उधर -2 आया होगा। अब जरा देखो, इस ऑक्सीजन का हमें टोटल चार्ज नहीं पता लगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को भी तो देखा जाएगा। अब मान लो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करूं, आप ही बताइए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। आपको सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर -1 इधर +1 आएगा। सेम यहां पर भी देखोगे, ऑक्सीजन और सल्फर में ये बॉन्ड टूटा, इधर -1 और इधर क्या होगा +1। ये बॉन्ड टूटेंगे, इधर +2 इधर -2, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। और सेम यहां पर भी होगा -2 और +2, सेम यहां पर भी होगा -1 और +1, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो -1 और +1। अभी आप जितने भी ऑक्सीजन देख रहे हो उनमें ऑक्सीजन की -2, 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 ऑक्सीजन की -2 आ गई इधर। लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन जो है अभी इनका एक बॉन्ड बचा हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई एटम हो, दोनों के दोनों एटम बिल्कुल सेम हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो, उनके बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा हो, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ मूव करेंगे या किसी दूसरे की तरफ मूव करेंगे या बिल्कुल बीच में रहेंगे? सोच के देखो। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच सकता और ना इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता। अगर इसने खींचे तो दूसरा ना ऐसा चपेट मारेगा खींच के, कहीं कहां लेके जा रहा है इधर। तो जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इधर भी 0 और इधर भी 0, तब आपको दिखेगा कि सर पूरे स्ट्रक्चर में 2 टाइप के ऑक्सीजन थे। एक वो ऑक्सीजन जिनके ऊपर -2 चार्ज था, एक वो ऑक्सीजन जिन पर -1 चार्ज था। गजब बात हो गई कि नहीं? यह क्वेश्चन IIT में पूछा गया था एक बार कि H2SO8 में 2 प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। उन ऑक्सीजन जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। आप लोग खुद जानते हैं भाई, एक का -2 एक का -1, तो डिफरेंस भी 1 का हो गया, -1 का। कैसी बात करते हो यार, सब निकाल लेते हैं अपन। चलो, ये तो हुई एक बात। आगे जरा देखिए, बाकी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जरा देखो, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जाना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई एक बड़ी सी कार्बन चेन दे देंगे। क्या दे देंगे जी? बड़ी सी कार्बन चेन दे देंगे
और जब वो बड़ी सी कार्बन चेन देंगे तो वो कहेंगे यहां पर जितने भी दिए गए कार्बन हैं इनकी रेस्पेक्टिवली अलग अलग करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलो देखते हैं कैसे भाई। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास, ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर दिया गया है और वो चाहता है कि हमें हर एक कार्बन, यानी इस वाले कार्बन को मैं कहूं कि A फॉर ए एप्पल, B फॉर बप्पल और C फॉर चप्पल, ये 3 कार्बन अलग अलग हैं और आपको हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो पहले तो मैं बता दूं, जो वाला फॉर्मूला था ना एक्स वाला फॉर्मूला किसी इंडिविजुअल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कम बताता है। वो तो एक तरीके से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, लेकिन जो ये हम स्ट्रक्चर बनाकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से जो बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं ना ऐसे ऐसे, इससे आप किसी इंडिविजुअल एटम, किसी इंडिविजुअल स्पीसीज की भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो बेटर रहेगा कि आप स्ट्रक्चर बनाकर ही निकालें। तो भाई ये हमें दे रखा है और पूछा गया है कि कार्बन ए, कार्बन बी और कार्बन सी की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी रेस्पेक्टिवली वो क्या होगी। तो कैसे हो जाएगी, सबसे पहले आपको क्या काम कर रहा है, उसके सारे बॉन्ड को ऐसे लिख लेना है। कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा हो आप उसको ओपन करके लिख लेना, ठीक है। फिर देखो दूसरा काम क्या होगा, आप लोगों को एक चीज सूझेगी कि सर कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन की ज्यादा है, इसका मतलब जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो इधर -1 और इधर क्या कर दोगे आप +1, फिर इधर क्या करोगे, बॉन्ड तोड़ोगे, इधर -1 इधर +1, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन हाइड्रोजन। सेम यहां पर भी -1 +1। और आधे बच्चों को ये लगेगा कि सर ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम कार्बन है, इनके बीच का जब बॉन्ड टूटेगा तो भाई ये बॉन्ड टूटते ही इधर भी 0 और इधर भी 0 ऐसे आ जाएगा। और जो बच्चे ऐसा सोचेंगे कि दोनों तरफ 0 0 रखेंगे, मैं कसम से बता रहा हूं उनका आंसर बिल्कुल मैच होगा चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में, एकदम मैच होगा, लेकिन करेक्ट नहीं आएगा भाई, ना जी करेक्ट नहीं आएगा। कैसे, आपको मैं एक बात बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करते हुए भी आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि जो भी आपको एटम दे रखे हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है। अगर मैं इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालूं और सर ने आपको बताया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस के लोन पेयर हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला है, तो 1 2 3 4 इसकी कितनी आएगी sp3, इस कार्बन की कितनी आएगी sp2 और इसकी कितनी आएगी sp2। इसके अंदर जो s करेक्टर है, इसके अंदर जो s करेक्टर है वो कितना है 25%, इसके अंदर कितना होगा 33.33% और इसके बाद 33.33%। ये बात तो आप समझ गए होंगे भाई, बोलो। आप कहोगे सर समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा देखो भाई, अब हम ये देखेंगे कि एस करेक्टर के बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करेगा, जरा देखिए समझिएगा। मान लो आपके पास कोई एटम है और वो एटम ऐसा है जिसके न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है भाई, बहुत सारे, सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा देखिए, मान लो उसके अंदर एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, गोल मटोल, एकदम गोल मटोल, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे चलना भी नहीं जा रहा, ऐसे गोल मटोल। और दूसरा क्या है, दूसरा उसके अंदर हो जाएगा p ऑर्बिटल, एकदम लंबा सा, एकदम ऐसे लंबा सा, है ना। और मान लो ये s है, ये क्या है जी, ये आपके पास p ऑर्बिटल है। मान लो एक मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लेता हूं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में आप लोगों को सर ने भी बताया होगा कि उसकी एक लोब छोटी सी और एक लोब मोटी सी होती है, इसको हम एंटी बॉन्डिंग लोब और इसको हम बॉन्डिंग लोब कहते हैं। अब मान लीजिएगा अगर ये प्योर s है, ये sp हाइब्रिड है, और ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा प्योर p, तो इसके अंदर जो s करेक्टर होगा वो s करेक्टर किसके बराबर होगा 100% के बराबर। बोलो यार आपको सर बिल्कुल। मैंने कहा अगर इसके अंदर s करेक्टर निकालना हो तो आपको सर वो हो जाएगा 50%, और इसके अंदर तो सारा का सारा p करेक्टर है, s करेक्टर तो 0% हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। आपको सर बात तो समझ में आ रही है, ऐसा हुआ होगा।
लेकिन जरा देखिए, जब ये ओवरलैपिंग करेगा, मतलब कोई बॉन्ड बनाने आया, कोई अंकल आए दूसरे एटम, वो इनसे बॉन्ड बनाने आए, यहां पर भी बॉन्ड बनाकर देख रहे हैं और यहां पर भी बॉन्ड बनाकर देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर हुए, जब बॉन्ड बनता है तो कोई दो इलेक्ट्रॉन तो शेयर होते ही हैं। आप मुझे बताइए, न्यूक्लियस कौन से वाले इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ खींच पाएगा? अगर आप लोगों को याद होगा कूलम्बिक लॉ ऑफ इंटरेक्शन, तो एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की दूरी के स्क्वायर के, यानी जितनी दूरी दो अपोजिट चार्ज के बीच में कम होगी, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। अब जरा देखो, क्या ये न्यूक्लियस इन वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा और इन वाले इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से खींच नहीं पाएगा? दूसरी चीज ये भी है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं बेटा जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जरा देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर अगर आप ध्यान से देखते हैं 0, 50, 100, क्या एस कैरेक्टर बढ़ रहा है? बोलो यार। आपको सर बिल्कुल बढ़ रहा है। क्या ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ रही है? बोलो यार। आपको सर बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कहीं ना कहीं हमें यह बात समझ में आ गई सर कि एस कैरेक्टर के बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड हम तोड़ते हैं ना, वो हमेशा 0-0 नहीं तोड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि सेम एटम होने के बावजूद भी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब हम ये बात जानते हैं कि जो सेकंड वाला कार्बन है, सेकंड वाले कार्बन में एस कैरेक्टर ज्यादा है 33.33%, इस वाले कार्बन 25%। आप खुद सोचकर देखिए, क्या ये सेकंड वाला कार्बन पहले वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? और जब ये बॉन्ड टूटेगा, इधर क्या आएगा? -1, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर कितना आएगा? +1। कार्बन हाइड्रोजन में यह बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? +1 और -1 नीचे। जब इन दोनों कार्बन की बात करोगे तो ये दोनों के दोनों कार्बन क्या होंगे? सेम एस कैरेक्टर रखते हैं, सेम एलिमेंट हैं, यानी अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मानी जाएगी जब हाइब्रिडेशन भी सेम, एस कैरेक्टर भी सेम। अब अगर हम बॉन्ड तोड़ दें तो इधर भी 0 और इधर भी 0। अब कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो इधर +1 -1 +1 -1। तो आप देखोगे इस वाले कार्बन पे जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा? -2। इस वाले कार्बन पर कितना आएगा? -2। इस वाले कार्बन पे कितना आएगा? आप कहोगे -2। तो देखो भाई, किसी भी कार्बन चेन में क्या आपको हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया? बोलो। आपको कि सर समझ में तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मजा लाना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ा ही ना काम चलेगा। मजा लाओ यार, बिना फीलिंग के थोड़ा ही ना पढ़ना यार। इधर देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर तुमने इसमें हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी सीख ली तो गारंटी कहता हूं, आजकल फैशन चल रहा है इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस का, IIT JEE मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वो वाले कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। पहला काम क्या है, अगर मैं इस वाले कार्बन को 1 2 3 4 5 6 कह दूं और रेस्पेक्टिवली ये पूछ लूं कि हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको तरीका बताया है। पहला काम होगा कि आप उनके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखो। पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो आप ऐसे जोड़ेंगे, कार्बन वैसे भी टेट्रावेलेंट होता है। आगे एक कार्बन के साथ, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड C, ये H लिखोगे आप। आगे अगला कार्बन एक H और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे लिख लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो बेटा, यहां पर आप क्या करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की होती है, तो ये बात, सॉरी, पहला इलाज तो ये है कि हर एक कार्बन जो भी है उनकी हाइब्रिडेशन लिखो।
ताकि एक बार बवाल ही खत्म हो जाए। ये कार्बन क्या होगा बेटा जी, sp3, ये कार्बन क्या होगा, sp2, ये क्या कार्बन होगा, sp2, ये कार्बन कैसा होगा, sp3, ये कार्बन कैसा होगा, sp, और ये क्या होगा, sp। अगर मैं इनके अंदर एस करेक्टर की बात करूं तो जो परसेंटेज एस करेक्टर होगा, यहां पर होगा 25%, यहां पर होगा 33.33, यहां पर भी 33.33, यहां पर क्या होगा 25, यहां पर कितना होगा 50, और यहां पर कितना होगा 50%। ये बात आपको समझ में आ गई। आप जरा देखिए, जब इस कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा ऐसे, उधर आएगा +1, इधर आएगा -1, इधर बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इधर आएगा हमारे पास -1, इधर आएगा +1। सेम टू सेम जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर आएगा +1, इधर आएगा -1। मैंने कैसे तोड़ा वो मैंने आपको बता दिया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर प्लस चार्ज देना है आपको बॉन्ड के हिसाब से। ठीक है जी, आगे देखो बेटा, अब जब इस कार्बन की और इस कार्बन की बात करोगे तो ये वाला कार्बन पहले वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, भले ही कार्बन सेम हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी क्योंकि एस कैरेक्टर अलग अलग है। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर कितना आएगा भाई -1, इधर कितना आएगा +1। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे इधर कितना आएगा +1, नीचे आएगा -1, क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन क्या है, ये दोनों के दोनों कार्बन में एस कैरेक्टर बिल्कुल सेम 33, यानी जब इनके बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर भी 0 और इधर भी 0 आएगा। और ऊपर देखोगे तो भाई कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज -1 एंड देन +1। और जरा देखो भाई, अब इस कार्बन के बीच में बॉन्ड तोड़ना है। आप सोचना, ये कार्बन के अंदर 25% एस कैरेक्टर है, इस कार्बन के अंदर 33.33% एस कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब तो ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो इधर -1 और इधर +1 आएगा। बोलो हाँ या ना, आपको कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बन हाइड्रोजन में जब आप कंपेयर करोगे तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर आप क्या करोगे बेटा जी, आप कहोगे +1 और -1। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, बोलो +1 -1। लेकिन जब आप इन दोनों कार्बन के बारे में बात करोगे तो आप पता है कि ये वाले कार्बन में एस कैरेक्टर 50% है, इसके अंदर एस कैरेक्टर 25% है। जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो भाई इधर तो आएगा +1 और इधर कितना आएगा -1, क्योंकि इन दोनों कार्बन में एस कैरेक्टर सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम। और ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर भी 0 इधर भी 0। लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो बेटा ये -1 +1 ये तो आएगा ही आएगा। अब जरा देखो, आप खुद सोचकर देखो, इन वाले कार्बन में, इन वाली कार्बन चेन में हर एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आप मान लो उस वाले फॉर्मूले से जाता है एक्स वाले से, तो क्या होता है, एवरेज आता। चलो कोई बात नहीं, इसका आ जाएगा भाई -2, इसका -2, इसका -2, और ये वाला देखो भाई 2 - 2 प्लस, यानी इसका 0 आया होगा, इसका -1, इसका -1। तो आप बताओ हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आपने अलग अलग निकाला कि नहीं निकाला। आप कहोगे सर मजा आ गया, सर बिल्कुल अलग अलग निकाला, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि वो आपको ये कंपाउंड दे दे। ये तो चलो एक क्वेश्चन तो हो गया कि रेस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होंगे। दूसरा वो ये भी पूछ सकता है कि इसके अंदर कितने कार्बन हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो भाई आपको तो एकदम से चिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, बोलो चिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तुरंत आप सोचोगे क्या, सर उस फॉर्मूले से तो नहीं निकल सकता था, ये आपने तरीका बढ़िया बताया बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर वाला, ये तो मजा आ गया। तो जरा देखिए, अगर मैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात करूं, 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कार्बन की बात करूं तो वो तो हमारे पास एक ही कार्बन आया कि नहीं आया पूरा। अगर मैं कहता हूं -2 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कार्बन की बात करूं तो वो कितने हो जाएंगे, 3। और यदि मैं -1 ऑक्सीडेशन नंबर वाले कार्बन की बात करूं तो वो हो जाएंगे हमारे पास कितने बेटा जी, 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो तो पूछे जा सकते हैं ना भाई, इसमें तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम कर लेंगे। तो देखो बेटा, ये था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कि कोवेलेंट कंपाउंड को कैसे देखते हैं। और भाई आयनिक कंपाउंड को तो बड़ा इजी था।
ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाएं। लेकिन मैं कभी भी कोई चीज अधूरी नहीं छोड़ता, ना आधी पढ़ाता, ना कोई रीजन छुपाता। तो इसीलिए हो सकता है तुम लोगों के माइंड में एक डाउट ना आए, सर आयनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वो तो हमें पता लग गया था, -1 कर दिया, +1 आयन टूट गए, चार्ज देख लिया, निकाल लिया। और ये जो भी आपने घंटे में पढ़ाया, कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, और हम धरती के कोई भी मॉलिक्यूल का अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे उसके अंदर हर एक एटम का। पर अगर कोई कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, उसका क्या इलाज करोगे? मैंने कहा हाँ यार, ये तो खतरनाक बात बोली भाई तुमने। तो जरा देखो, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इलाज। क्या करेंगे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इलाज करना है हमें। जैसे मान लीजिएगा, हेडिंग डालेंगे हम क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ट्रीटमेंट, यानी इलाज। देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बनाना बताया था, और बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं वो बता दिया था कि भाई कैसे कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यहां पर भी आपको हाइपोथेटिकली क्या करना है, पहले तो आपको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कन्वर्ट करना है कैसे, बोलो, कोवलेंट बॉन्ड में। अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड को आयनिक में कन्वर्ट करना है, तो भी आप जानते हो कि बाद में हम आयनिक में करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आप क्या करोगे, आयनिक बॉन्ड ऐसे कन्वर्ट करोगे। अगर कोई कंपाउंड कोवलेंट है तो उसको आयनिक बना लेना ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दी कोऑर्डिनेट है तो पहले कोवलेंट फिर कोऑर्डिनेट। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको, अगर किसी एटम के अंदर ए और बी दो एटम है जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, जब आप इसको कोवलेंट बॉन्ड में बनवाओगे तो सीधी सी बात है कि कोवलेंट बॉन्ड में हेड नहीं होता, सिर्फ एक बॉन्ड होता है। बोलो हाँ या ना? आपको सर बिल्कुल। सबसे पहला काम क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे, और कोवलेंट बॉन्ड जब आप कन्वर्ट करोगे, पहली कंडीशन में कोवलेंट बॉन्डिंग में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, ये हेड हटा देना, सिर्फ ए और बी ऐसे लिख देना। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन ये है मेरे बच्चों कि भाई ये आपको एक इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ गए। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको कोवलेंट में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि भाई अगर बी के पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो -1, और ए से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो +1। और अब यहां से आप क्या देखोगे, यहां से दो कंडीशन बन सकती है मेरे बच्चों। एक क्या, यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई बी से और आप इस बॉन्ड को तोड़ने लगे, तो सीधी सी बात है कि जो ए और बी के बीच का बॉन्ड होगा +1 -1, और जब आप इसको तोड़ोगे तो इधर -1 और इधर कितना आएगा बेटा जी, +1। तो ए पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0, और बी का भी कितना होगा, 0। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, दूसरी कंडीशन हो सकती है यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की कम हो और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। तो यह भी हो सकता है कि जो आपने कोवलेंट बनाया था ए और बी, इस तरीके से जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा पाई जाएगी, तो इधर -1 इधर +1, यानी ए पर -2 और बी की सॉरी ए की +2 और बी की -2। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। समझ में सब रहा हूं तुम्हारी बातें? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर कोई रियल एग्जांपल दो, ये मत करो। मैंने कहा ठीक है मैं देता हूं, रुक जाओ, इधर देखो, इधर देखो भाई। अब जरा देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब जरा देखो बेटा, अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड में स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है दो, इन दो कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आयनिक बना लो सीधा। हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के मैंने कोवेलेंट बॉन्ड तो तोड़ दिए, इधर -2 और इधर +2 कर दिए। जब आपके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो आप इसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे बेटा जी, कोवेलेंट बॉन्ड में। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा जरा देखिए, आप कहोगे सर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं
यानी +2 पहले से चार्ज था, जब आप इसको हटाओगे हेड को तो इधर -1 और इधर क्या होगा बेटा, -2 पहले से था, -2 पहले से था, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन दिखता है, दिखेगा कि भाई ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो +1 आएगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जब आप कोवेलेंट बना चुके हो, अब आप देखोगे कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, इधर -1 इधर +1, और जब आप नेट चार्ज देखोगे तो कार्बन का +2 आएगा और ऑक्सीजन का -2 आएगा। इस तरह के बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे जो तुम्हें करने थे, ठीक है, बड़े आसान थे। आ जाओ आगे। ये सब बताया मैंने, सब सिखाया मैंने आप लोगों से एक बात बोली है भाई, जितना पढ़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आईआईटी जेईई में आए होंगे। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली इन। आप जरा देखिए, क्या अब ये पोटेशियम के बारे में पूछ रहा है, बोलो। और मैंने जो स्टार्टिंग में रूल लिखवाया था वहां पर क्या बोला था कि जब कभी भी एल्कली मेटल किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगी तो इनकी हमेशा +1 माननी है, चाहे वो किसी के साथ ही क्यों ना हो, चाहे वो इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, उनकी क्या रहेगी, +1। तो रेस्पेक्टिवली क्या आनी चाहिए, +1 +1 +1, यानी आंसर होगा बाहुबली बाहुबली बाहुबली। ठीक है जी, चलो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, मेंस जनवरी 7 तारीख 2020 में आया था, और आप सोच सकते हो कि अब आप कैपेबल हो आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन करने में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1999 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। उस जमाने में जेईई मेंस नहीं, सिर्फ जेईई एडवांस होता था, और कहा गया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, H2F2, H2S रेस्पेक्टिवली आर। मैंने कहा चलो भाई, जब हम S8 की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि S8 का मतलब क्या हो गया, कि वो एटम, वो स्पीसीज किसी दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं है, फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है बताइए आप, क्योंकि सर फ्री स्टेट में अगर कोई एटम दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होना चाहिए, तो भाई सबसे पहले का रेस्पेक्टिवली क्या आना चाहिए, 0। अब देखो ए वाले ऑप्शन में 0 है, सी वाले ऑप्शन में 0 है, यानी बाहुबली और देवसेना तो उसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। आगे देखो, जब मैं बात करूंगा H2F2 के बारे में, H2F2 के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्लोरीन या एक हेलोजन है, इसकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। सल्फर की हमें पता नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से क्या मान ली, x मान ली। 2 सल्फर है तो 2 इंटू में x प्लस 2 इंटू में -1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 के बराबर है। तो 2x माइनस के 2 बराबर 0, x की वैल्यू आएगी +1। तो भाई सल्फर की आनी चाहिए +1, कि सर +1 दोनों में है, अभी तक तो ठीक है। जब आप H2S की निकालोगे तो H2S में आप समझिएगा हाइड्रोजन सल्फर के साथ कनेक्ट है, यानी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्ट है, तो हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए, प्लस। तो हम लिखेंगे 2 इंटू में हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू में सल्फर, और सबका चार्ज 0 के बराबर, यानी 2 इंटू में 1, सल्फर की हमने x मानी हुई है बराबर 0, x की वैल्यू आएगी -2, करेक्ट आएगा आंसर अमरेंद्र बाहुबली, यानी मैं। ठीक है भाई, इसको आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। आगे फिर से नया क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन मेंस 2018 में आया था। क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं क्या है, जरा देखो भाई। सब तो पहले ये कह रहा है कि क्रोमियम की आपको एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है जब आपके पास CrH2 और Cl3 हो। जरा देखिए, H2O जो होता है वो तो ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही होता है ना, उसका तो नेट चार्ज होता है वो तो 0 ही होगा। तो आप क्या मानेंगे, जब आप CrH2O का होल 6 और यहां पर Cl3 लेंगे बेटा, क्रोमियम की मुझे पता नहीं है तो x मान लूंगा, प्लस 6 इंटू में H2O का चार्ज, जो भी H2O पर चार्ज होगा, प्लस 3 इंटू में क्लोरीन का चार्ज, और बराबर 0 रख दो, क्योंकि नेट चार्ज किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। आप जरा देखो, क्या वाटर के ऊपर कोई चार्ज है, 0 होगा तो ये वैल्यू 0, क्लोरीन का -1 होता है तो आएगा 3 इंटू में -1 बराबर 0, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी +3, यानी इस वाले क्रोमियम की आ जाएगी +3, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जरा देखो भाई, CrC6H6, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, C6H6 फॉर्मूला होता है बेंजीन का, ये बेंजीन होती है। आप मुझे बताइए C6H6 पूरे मॉलिक्यूल पर क्या कोई चार्ज होता है? अगर मुझे एक साथ लिखना पड़े तो क्या कोई चार्ज होगा आपको कि सर पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज तो 0 है। क्रोमियम का मुझे निकालना है, तो क्यों ना मैं ऐसा मान लूं कि क्रोमियम का तो मान लिया मैंने X, 2 बेंजीन थी तो X इंटू में नेट चार्ज C6H6 और बराबर नेट चार्ज आपके पास 0 के बराबर है। ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी भाई, एक मिनट रुकना भाई, ये 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस के 2 इंटू में 0 बराबर 0, X की वैल्यू 0, बन गया मैं हीरो। तो यानी करेक्ट आंसर अमरेंद्र और बाहुबली तो नहीं आएगा। 0 0 दे रखा है आपको C में और D में। अब बात करेंगे K2CrCn का होल ट्वाइस OO, ये जो भी दे रखा है बवाल, इन सब में आप लोगों को पता है क्या करना है, पोटेशियम का +1 मानना, साइनाइड आप लोग जानते होंगे आयन होता है तो पूरे कंबाइन का -1 मान लेना, ऑक्सीजन का आप जानते ही है -2 होगा, अमोनिया का 0 मान लेना, सॉल्व करके लिख लेना चुपचाप और मुझे बताना करेक्ट आंसर ABCD में से, और ये काम आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है जी। अब मेरी बात सुन लो भाई, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में सारे PYQ चाहे वो 20 साल के क्यों ना हो, मैं ऐसे नहीं रखूंगा कि 1-2 क्वेश्चन कराया और खत्म, ऑल PYQs और सारे क्वेश्चन IIT के मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अपने जोश को ठंडा मत होने देना। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई समझ में तो थोड़ी शर्म कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, जितना पढ़ाया है सारा पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय सबके लिए, अपना ध्यान रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।